नमस्कार। आज भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। भरत मुनि संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि हैं, आचार्य, और इनकी रचना नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में विख्यात है। इनका जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक को पंचम वेद के रूप में वर्णन किया है। साथ ही इस रचना में रस की परिभाषा को एक सूत्र के रूप में बड़े ही सहज ढंग से उल्लेख किया है। भरत मुनि संस्कृत साहित्य के आचार्य कवि के रूप में प्रख्यात है। इनकी रचना नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि के अगर जीवनी की बात करें, जीवन काल की बात करें, तो इनका जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाटक को पंचम वेद के रूप में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने वेद से, चारों वेद से कुछ अंश लेकर के ही नाट्यशास्त्र यानी कि पंचम वेद की रचना की थी। इसीलिए नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय है और इन अध्यायों में मुख्य रूप से नृत्य, संगीत, कविता, सामान्य सौंदर्य शास्त्र सहित नाटक की सभी भारतीय अवधारणाओं में समाहित हर प्रकार की कला पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भारतीय साहित्य जगत में बड़े सम्मान के साथ इस कृति का उल्लेख किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। इन अध्यायों में मूल रूप से नृत्य, संगीत, कविता और सामान्य सौंदर्य शास्त्र सहित नाटक की सभी भारतीय अवधारणाओं में समाहित हर प्रकार की कला का विस्तार से अध्ययन किया गया है, विचार विमर्श किया गया है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भारतीय साहित्य जगत में नाट्यशास्त्र को बड़े सम्मान के साथ उल्लेख किया जाता है। नाट्यशास्त्र किनकी रचना है, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, जिसमें कुल कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। अगर हम नाट्यशास्त्र में उल्लेख 36 अध्यायों की बात करें, तो पहले अध्याय में नाट्य उत्पत्ति, दूसरे में मंडप विधान, उसके पश्चात अगले 3 अध्याय में नाट्य आरंभ से पूर्व की प्रक्रिया का विधान वर्णित है। छठे और 7वें अध्याय में रसों और भावों का व्याख्यान है, जो भारतीय काव्यशास्त्र में व्याप्त रस सिद्धांत का आधारशिला है। 8वें और 9वें अध्याय में अंग और उपांग द्वारा प्रकल्पित अभिनय के स्वरूप की व्याख्या है। नाट्यशास्त्र के 26 अध्याय हैं। उनमें से प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति, दूसरे अध्याय में मंडप विधान और उसके अगले 3 अध्याय में नाट्य आरंभ से पूर्व की प्रक्रिया होती है, उसका वर्णन किया गया है। छठे और 7वें अध्याय में रसों और भावों का व्याख्यान है, जो भारतीय काव्यशास्त्र में व्याप्त रस सिद्धांत का आधारशिला स्पष्ट होता है। 8वें और 9वें अध्याय में नाटक के अंग और उपांग द्वारा प्रकल्पित अभिनय के स्वरूप की व्याख्या की गई है। अगले 4 अध्याय में यति गति का वर्णन है। उसके अगले 4 अध्याय में छंद और अलंकारों का स्वरूप तथा स्वर विधान का वर्णन है। नाटक के भेद तथा कलेवर का सांगोपांग वर्णन 18वें और 19वें अध्याय में। 20वें अध्याय में वृत्ति विवेचन, तत्पश्चात 29वें अध्याय में विविध प्रकार के अभिनयों की विशेषता दी गई है। उसके बाद 34वें अध्याय तक गीत वाद्य का विवरण है और 35वें अध्याय में
भूमि विकल्प की व्याख्या की गई है और अंतिम अध्याय में पूरी कृति का उपसंहार है। इसके बाद 4 अध्याय में यति और गति का वर्णन है। फिर अगले 4 अध्याय में छंद और अलंकारों के स्वरूप और स्वर विधान का चर्चा की गई है। नाटक के भेद तथा कलेवर का सांगोपांग वर्णन 18वें और 19वें अध्याय में वर्णन है और 20वें अध्याय में वृत्ति का विवेचन है। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो 29वें अध्याय में विविध प्रकार के अभिनय की विशेषता बताई गई है। उसके बाद 34वें अध्याय तक गीत वाद्य का विवरण है और 35वें अध्याय में भूमि विकल्प की व्याख्या की गई है और उनकी जो अंतिम अध्याय है जिसमें उपसंहार की चर्चा की गई है। नाट्य शास्त्र का मूल उद्देश्य भारतीय नाट्य विधा को जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति जागरूक करना है। नाट्य शास्त्र में केवल नाट्य रचना के नियमों का आकलन नहीं है, बल्कि अभिनेता, रंगमंच और प्रेक्षक इन तीनों तत्वों की पूर्ति के साधनों का विवेचन है। नाट्य शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है कि नाट्य विधा को जीवन के 4 लक्ष्य, जो 4 पुरुषार्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रति जागरूक करना है। नाट्य शास्त्र में केवल नाट्य रचना के नियमों का ही आकलन नहीं किया गया है, बल्कि अभिनेता यानी नायक, रंगमंच यानी स्टेज, प्रेक्षक यानी दर्शक दीर्घा जहाँ से दर्शक देखते हैं, तो इन तीनों तत्वों की पूर्ति के साधनों का विवेचन इसमें किया गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें। नाट्य शास्त्र के 36वें अध्याय में नाट्य कला एवं शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, दर्शक, दशरूपक और रस निष्पत्ति से संबंधित सभी तथ्यों का विवेचन किया गया है। अभिनव गुप्त के अनुसार इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय और कुल 4426 श्लोक है। साथ ही प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय है? 36 अध्याय है, जिसमें नाट्यकला और शास्त्रीय रंगमंच के जो अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, संगीत, दशरूपक, रस निष्पत्ति से संबंधित जो तथ्य है उसी का विवेचन इस कृति यानी नाट्यशास्त्र में किया गया है। अभिनव गुप्त बताते हैं कि नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है और कुल 4426 श्लोक हैं। साथ ही इसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र में नाट्य तथा रंगमंच से संबंधित काव्य, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं का व्यापक चित्रण किया गया है तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों, शिल्प कलाओं तथा प्रयोग की चर्चा की गई है और इन विविधताओं के कारण नाट्यशास्त्र को ललित विधाओं का विश्वकोश कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र में जो नाट्य कला का स्वरूप प्रदान किया गया है वह अद्वितीय है। यानी कि नाट्यशास्त्र में नाटक और रंगमंच से संबंधित काव्य, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं का व्यापक चित्रण किया गया है। अनेक प्रकार के शास्त्रों, शिल्प कलाओं और प्रयोग की चर्चा की गई है। विविधताओं के कारण नाट्यशास्त्र को ललित कलाओं का विश्वकोश कहा जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र में जो नाट्य स्वरूप का स्पष्ट किया गया है यानी नाट्य कला का स्वरूप प्रदान किया गया है वह अद्वितीय है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे नाटक के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो नाटक के 4 प्रमुख अंग हैं: वाचिक, आंगिक, आहारी और सात्विक। वाचिक मुख के द्वारा अनुकरण करना ही
वाचिक कहलाता है। आंगिक भाव प्रदर्शन के लिए शारीरिक चेष्टाओं, हाथ पैर नेत्र मुख आदि की अनुकृति आंगिक कहलाता है। नाटक के चार प्रमुख कौन कौन से हैं? वाचिक, आंगिक, आहार, सात्विक। वाचिक मुख के द्वारा अनुकरण करना ही वाचिक है। नायक द्वारा जो मुख के द्वारा बोला जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाचिक, मुंह से स्पष्ट करना बोल करके। आंगिक जो अपने शारीरिक अंग के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, तो उसे हम आंगिक कहते हैं। अगला अंग है आहार्य। वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन और बोली की अनुकृति आहार्य कहलाता है ना। जो नायक होता है तो उसके लिए वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन, बोलने की लहजा की जो अनुकृति किया जाता है उसे ही आहार्य कहा जाता है। अगला है सात्विक। भावों का यथावत प्रदर्शन करना ही सात्विक कहलाता है। जैसे स्वेद, स्तंभ, कंपन, स्वरभंग, रोमांच, ये जो है सात्विक है। स्वेद मतलब कि अगर नायक कुछ किसी कारण से है, किसी को देख करके उसके शरीर में पसीना लगता है। स्तंभ मतलब सीधा खड़ा। कंपन मतलब किसी बात करने में थरथरने लगता है तो उसे, और बात करने में जैसे जो बोलना चाहता है वो सही से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, रोमांच हो जाना, है ना। तो इस तरह से